नमस्कार दोस्तों, महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं प्रदीप चौहान और हम पढ़ेंगे विषय जीव विज्ञान कक्षा 11। हमने जो चैप्टर शुरू किया है वो है चैप्टर नंबर 4 प्राणी जगत, और इस चैप्टर में हमने जो है वर्गीकरण का आधार ये टॉपिक जो है शुरू किया है। और इसमें हमने जो है वर्गीकरण के आधार जो है 4 आधार हमने पढ़ ली है, जैसे कि कोशिका की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, शारीरिक संगठन की कोटि के आधार पर वर्गीकरण, समिति के आधार पर वर्गीकरण और देहगुहा यानी कि सिलोम के आधार पर वर्गीकरण। तो 4 जो है वर्गीकरण के जो आधार है हमने पढ़ लिए हैं। आज हम इसके आगे जो वर्गीकरण के जो आधार दिए गए हैं वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से जो 5वें नंबर पे जो आता है वो कहलाता है द्विकोरिक, जिसको डिप्लोब्लास्टिक भी कहा जाता है, और एक होता है त्रिकोरक, जिसको ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कहा जाता है, या द्विकोरिक को जो है द्विस्तरीय भी कहते हैं, और जो त्रिकोरक है इसको त्रिस्तरीय भी कहा जाता है। ठीक है, अब द्विकोरिक और त्रिकोरक के आधार पर वर्गीकरण जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या बताया जाता है कि जैसे निषेचन हो गए, बहुकोशिकीय जीवों की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? बहुकोशिकीय। ठीक है, बहुकोशिकीय जो जंतु जो है उनमें मान लीजिए निषेचन की क्रिया हो गई, और उस निषेचन की क्रिया के पश्चात जो है इसमें क्या होता है? विदलन होता है। क्या होता है? निषेचन क्रिया के बाद में विदलन होता है, यानी विभाजन शुरू होता है, समसूत्र विभाजन। और उस विदलन के परिणाम के स्वरूप जो है क्या देखते हैं कि भ्रूण के विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो प्रकट होने लगती है। जैसे पहले आती है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद में आती है गैस्ट्रुला। अब ये जो गैस्ट्रुला अवस्था जब आती है तो इस गैस्ट्रुला अवस्था में हम क्या देखते हैं कि इसमें जो है जनन के जो स्तर होते हैं, ठीक है, जनन के स्तरों का क्या होता है? विकास होता है। अब ये जनन के जो स्तर जो विकसित हो रहे हैं, ये जनन के स्तर जो है ये 3 प्रकार के हैं। एक तो होता है जिसको कहा जाता है एक्टोडर्म, दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है मेसोडर्म, और तीसरा जो होता है उसको क्या कहा जाता है? एंडोडर्म कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से गैस्ट्रुला अवस्था में जनन के जो स्तरों का विकास होता है, और ये जनन के स्तर जो है 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक्टोडर्म हो सकता है, मेसोडर्म और एंडोडर्म हो सकता है। और ये जो जनन के ये जो 3 स्तर जो होते हैं ये क्या करते हैं? जंतु के विभिन्न अंगों का क्या करते हैं? विकास करते हैं। विभिन्न अंगों का क्या करते हैं? ये विकास करते हैं। अब जनन के स्तर अगर 2 है, कौन कौन से? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अगर 2 ही जनन के स्तर पाए जाते हैं गैस्ट्रुला अवस्था में, तो ये क्या प्रदर्शित करता है कि 2 स्तरों का पाया जाना जनन के, वो क्या कहलाएगा? द्विकोरिक या द्विस्तरीय कहलाएगा। अगर मान लीजिए जनन के तीनों स्तर उपस्थित होते हैं, एक्टोडर्म भी होगा, मेसोडर्म भी होगा और एंडोडर्म भी होगा, तो ऐसा जो जीव होता है वो क्या कहलाता है? त्रिकोरक या फिर क्या कहलाएगा? त्रिस्तरीय कहलाता है। तो हमने क्या समझा इसमें कि बहुकोशिकीय जंतु में क्या हुआ? निषेचन हुआ, निषेचन के बाद में क्या हुआ? विदलन। विदलन से कौन कौन सी अवस्थाएं प्रकट हुई? ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला अवस्था में जनन के स्तरों का विकास होता है। कौन कौन से हो सकते हैं जनन के स्तर? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और इन्हीं जनन स्तरों के द्वारा जो है जीव के या जंतु के जो है विभिन्न अंगों का क्या होता है? विकास होता है। अगर मान लीजिए कि एक्टोडर्म व एंडोडर्म जनन के स्तर उपस्थित हो, ठीक है, कौन से? एक्टोडर्म और एंडोडर्म जन्म जो है जनन के स्तर उपस्थित होते हैं, तो इसका मतलब ऐसा जो जीव होता है वो क्या कहलाएगा? द्विकोरिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विकोरिक कहलाता है, या फिर इसको कहा जाता है द्विस्तरीय, क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं कि केवल 2 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म जनन के स्तर उपस्थित होते हैं तो ऐसे जीव को द्विकोरिक या द्विस्तरीय कहा जाता है। फिर उसके बाद में आता है, अगर मान लीजिए कि गैस्ट्रुला अवस्था में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और
एंडोडर्म। एंडोडर्म जनन के तीनों स्तर पाए जाते हैं, जनन के तीनों स्तर पाए जाते हैं। तो ऐसे जीव को या ऐसे जंतु को क्या कहा जाता है? त्रिस्तरीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिस्तरीय, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? त्रिकोरक कह सकते हैं। ठीक है। अब द्विस्तरीय द्विकोरिक के उदाहरण क्या आ जाएंगे इसमें? इसमें उदाहरण आ जाएगा पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा संघ के जीव। पॉरीफेरा और कौन से? सिलेंट्रेटा संघ के जो जीव होते हैं वो द्विस्तरीय के उदाहरण हो जाएंगे। और त्रिस्तरीय के उदाहरण क्या हो जाएंगे? इसमें जो उदाहरण आते हैं प्लेटी हेलमिंथी से लेकर के प्लेटी हेलमिंथीज से कॉर्डेटा तक, ये सारे के सारे जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? त्रिस्तरीय होते हैं। तो फिर से आप समझिएगा, हम पढ़ रहे हैं द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो उसमें यह समझाया जाता है कि बहुकोशी के जंतुओं में निषेचन होता है, निषेचन के पश्चात विदलन की क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला अवस्थाएं उत्पन्न होती है। और इस गैस्ट्रुला अवस्था में प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होता है, विकास होता है। और ये जनन स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होते हैं। और इन्हीं जनन स्तरों के द्वारा जो है जंतु के शरीर में विभिन्न अंगों का विकास होता है। अगर गैस्ट्रुल अवस्था में जनन के दो स्तर कौन कौन से? एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाए जाते हैं, तो ऐसे जंतु को द्विकोरिक या द्विस्तरीय कहा जाता है। और इसके उदाहरण क्या है? पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा। अगर गैस्ट्रुल अवस्था में जनन के तीनों स्तर कौन कौन से? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों ही उपस्थित होते हैं, तो ऐसे जंतु को त्रिस्तरीय या त्रिकोरक कहा जाता है। और इसका उदाहरण क्या आता है? प्लेटी हेलमिंथी से लेकर के कॉर्डेटा तक। तो ये द्विकोरिक और त्रिकोरक के आधार पर वर्गीकरण जो है पूर्ण हुआ। अब इसके पश्चात हम पढ़ते हैं खंडीभवन के आधार पर वर्गीकरण। अब खंडीभवन के आधार पर वर्गीकरण का तात्पर्य क्या होता है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनका शरीर जो होता है वो छोटे छोटे खंडों में बटा होता है, छोटे छोटे खंडों में बटा होता है। और ये खंड बाहर से लेकर के भीतर तक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है खंडीभवन। अब खंडीभवन के आधार पर जीवों को जो है तीन भागों में बांटा जाता है, जैसे अखंडीय जंतु, कूटखंडीय जंतु और वास्तविक खंडीय जंतु। पढ़ते हैं खंडीभवन। खंडीभवन का तात्पर्य क्या है? खंडीभवन का मतलब क्या होगा कि जंतुओं का जो शरीर होता है वो छोटे छोटे समान खंडों में विभक्त होता है। ये खंड बाहर की सतह पर भी हो सकते हैं और भीतर तक भी पाए जाते हैं। और भीतर तक अगर खंड उपस्थित होंगे तो वो किसके द्वारा बने होंगे? मेसोडर्म के द्वारा बने होंगे। तो ये खंडीभवन कहलाएगा। अब खंडीभवन के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा? तीन भागों में। कौन कौन से? अखंडीय जंतु, कूटखंडीय जंतु और वास्तविक खंडीय जंतु। तो सबसे पहले खंडीभवन का तात्पर्य क्या होता है ये समझेंगे। कुछ जंतुओं का शरीर छोटे छोटे समान खंडों से मिलकर बना होता है, जिसे खंडीभवन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? खंडीभवन कहते हैं। अब ये जो खंड जो होते हैं बाहरी सतह पर भी हो सकते हैं और शरीर के अंदर भी हो सकते हैं। यह खंड शरीर की बाहरी सतह पर और शरीर के अंदर तक हो सकते हैं। अब खंडीभवन के आधार पर जीवों को कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया है। खंडीभवन के आधार पर
जीवों को कितने 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से, नाम मैंने आपको भी बताया था, जैसे कि अखंडीय जंतु, फिर उसके बाद में मैंने क्या बताया, कूटखंडीय जंतु, कूटखंडीय जंतु, और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा इसमें वास्तविक खंडीय जंतु। तो इस प्रकार से आप देखोगे खंडीभवन के आधार पर जो है जंतु को जो है 3 भागों में बांटा गया है, अखंडीय जंतु, कूटखंडीय जंतु और वास्तविक खंडीय जंतु। जिसमें से सबसे पहले क्या आता है, अखंडीय जंतु। किसको कहा जाता है अखंडीय जंतु? अखंडीय जंतु नाम से पता चलता है कि ऐसे जंतु जिनका शरीर खंडों में विभक्त नहीं होता है, जिसमें खंड नहीं पाए जाते हैं, ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, अखंडीय जंतु कहलाते हैं। जैसे कि पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा में ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसमें लिखा जाता है अखंडीय जंतुओं में ऐसे जंतु जिनके शरीर में खंड नहीं पाए जाते, खंड नहीं पाए जाते हैं, उन्हें अखंडीय जंतु कहते हैं, उन्हें अखंडीय जंतु कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल आता है वो क्या हो जाएगा, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं कूटखंडीय जंतु। कूटखंडीय नाम से पता चलता है किसको कहा जाएगा, कूटखंडीय जंतु। कूटखंडीय जंतु का तात्पर्य क्या होता है कि ऐसे जंतु जिनमें खंड केवल बाहरी सतह पर ही पाए जाते हैं, भीतर अनुपस्थित होते हैं, यानी शरीर के भीतर खंड नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसे जंतु को क्या कहा जाता है, कूटखंडीय जंतु कहा जाता है। क्या कहा, कूटखंडीय जंतु किसको कहेंगे कि ऐसे जंतु जिनमें विखंडन या जो खंड जो होते हैं केवल बाहरी सतह पर ही पाए जाते हैं, शरीर के अंदर खंड नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, कूटखंडीय जंतु कहलाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं किसके बारे में, कूटखंडीय जंतु के बारे में। कूटखंडीय जंतु किसको कहा जाएगा, कूटखंडीय जंतु ऐसे जंतु जिनमें विखंडन केवल बाहरी सतह पर पाया जाता है। बाहरी सतह पर ही क्या पाया जाता है, विखंडन पाया जाता है, तो इन्हें कूटखंडीय जंतु कहते हैं। और कूटखंडीय जंतु के जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा इसमें, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, फिर उसके बाद में अंतिम आता है कौन सा, वास्तविक खंडीय जंतु। वास्तविक खंडीय जंतु। अब वास्तविक खंडीय जंतु का तात्पर्य क्या होता है कि ऐसे जंतु जिनमें विखंडन जो होता है वो बाहरी सतह और शरीर के भीतर तक पाया जाता है। यदि विखंडन जो होता है वो बाहरी सतह पर भी होगा और शरीर के भीतर भी होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक खंडीय जंतु कहेंगे। तो वास्तविक खंडीय जंतु किसको कहा जाता है,
ऐसे जंतु जिनमें खंड बाहरी सतह एवं शरीर के अंदर तक पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? वास्तविक खंडीय जंतु कहते हैं। और इसके जो उदाहरण हैं वो है एनेलिडा, जिसमें केंचुआ आता। केंचुए को अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा केंचुए का जो शरीर होता है 100 से 120 छोटे छोटे जो है खंडों से मिलकर के बना होता है। ये खंड हमें बाहर भी दिखाई देते हैं और ये खंड जो होते हैं उसके भीतर शरीर में भी पाए जाते हैं। तो इसका जो उदाहरण है वो है एनेलिडा संघ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने खंडीभवन के आधार पर जंतुओं में वर्गीकरण को समझा। क्या होता है खंडीभवन किसे कहा जाता है? कि कुछ जंतुओं का शरीर जो है छोटे छोटे समान खंडों से मिलकर के बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? खंडीभवन कहा जाता है। और यह खंड जो है शरीर की बाहरी सतह पर और शरीर के अंदर तक हो सकते हैं। खंडीभवन के आधार पर जीवों को जो है 3 भागों में बांटा जाता है: अखंडीय जंतु, कूटखंडीय जंतु और वास्तविक खंडीय जंतु। अखंडीय जंतु का तात्पर्य क्या होता है? कि ऐसे जंतु जिनके शरीर में खंड नहीं पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? अखंडीय जंतु कहा जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा। फिर उसके बाद में आता है कूटखंडीय जंतु। कूटखंडीय जंतु का मतलब क्या होता है? कि ऐसे जंतु जिनमें खंड केवल बाहरी सतह तक ही पाए जाते हैं, अंदर शरीर के अंदर खंड नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसे जंतु को क्या कहा जाता है? कूटखंडीय जंतु कहा जाता है। उदाहरण क्या हो जाएगा? प्लेटी हेलमिंथेस। और इसके बाद में आते हैं वास्तविक खंडीय जंतु। वास्तविक खंडीय जंतु का तात्पर्य क्या होता है? कि ऐसे जंतु जिनमें खंड बाहरी सतह पर भी होंगे और शरीर के अंदर भी होंगे। तो बाहरी सतह से लेकर के शरीर के अंदर तक जो है खंड पाए जाते हैं, तो ऐसे जंतु को क्या कहेंगे? वास्तविक खंडीय जंतु कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? एनेलिडा संघ के जंतु। नोट कीजिएगा आप इसे। अब अगला जो आधार पढ़ने जा रहे हैं वो है भ्रूण विकास के दौरान मुख एवं गुदा की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अब इसमें क्या समझाया जाता है? फिर से वही बात की, अगर मान लीजिए बहुकोशिकीय जंतु है। कौन से जंतु? बहुकोशिकीय जंतु जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। और इन बहुकोशिकीय जंतुओं में निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो है विदलन होता है। और उस विदलन के पश्चात जो है भ्रूण विकास की अवस्थाएं उत्पन्न होती है, जैसे कि ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला के बाद में आती है कौन सी अवस्था? गैस्टुला। कौन सी अवस्था आएगी? गैस्टुला अवस्था आएगी। अब ये जो गैस्टुला अवस्था जब आती है तो इस समय तक आद्यांत्र का निर्माण हो चुका होता है। तो गैस्टुला अवस्था में, कौन सी अवस्था में? गैस्टुला अवस्था में, ध्यान दीजिएगा, गैस्टुला अवस्था में आद्यांत्र, गैस्टुला अवस्था में आद्यांत्र एक कोरक रंध्र, जिसको ब्लास्टोपोर भी कहते हैं, कोरक रंध्र, या इसको क्या कहते हैं? ब्लास्टोपोर के द्वारा गैस्टुला अवस्था में आद्यांत्र एक कोरक रंध्र के द्वारा खुलती है। किसके द्वारा खुलती है? कोरकपोर या कोरक रंध्र, जिसको ब्लास्टोपोर भी कहते हैं, के द्वारा खुलती है। अब ये जो कोरक रंध्र है, इस कोरक रंध्र से मुख अथवा गुदा की उत्पत्ति हो सकती है। इस कोरक रंध्र से, इस कोरक रंध्र से मुख अथवा गुदा, मुख अथवा गुदा की उत्पत्ति हो सकती है। या तो मुख की उत्पत्ति होगी या फिर किसकी उत्पत्ति होगी? गुदा की उत्पत्ति हो सकती है। इसी आधार पर जो जंतु जो है उनको 2 भागों में बांटा गया है, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटरोस्टोमिया। इसी आधार पर जंतु को 2 समूह में
बांटा गया है। अब दो समूह कौन कौन से हैं वो, एक तो होता है जिसको कहा जाता है प्रोटोस्टोमिया, और जो दूसरा समूह है उसको कहा जाता है ड्यूट्रोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया और क्या हो जाएगा, ड्यूट्रोस्टोमिया। अब प्रोटोस्टोमिया का तात्पर्य क्या है, किसे कहा जाता है प्रोटोस्टोमिया? प्रोटोस्टोमिया का तात्पर्य क्या होता है कि भ्रूण विकास के दौरान, ठीक है ना, भ्रूण विकास के दौरान क्या है, गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला अवस्था में आद्यांत्र किसके द्वारा खुल रही है, कोरक रंध्र के द्वारा। और उस कोरक रंध्र से अगर मान लो मुख की उत्पत्ति होती है, किसकी उत्पत्ति है, मुख की उत्पत्ति होती है, तो ऐसे जंतु किस में रखे जाते हैं, कौन से समूह में रखे जाते हैं, प्रोटोस्टोमिया समूह में रखे जाते हैं। तो लिखा जाता है भ्रूण विकास के दौरान कोरक रंध्र से मुख की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति हो रही है, मुख की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे जंतुओं को प्रोटोस्टोमेट कहते हैं। ऐसे जंतुओं को क्या कहेंगे, प्रोटोस्टोमेट कहते हैं। और इसमें जो उदाहरण आते हैं वो उदाहरण क्या क्या हैं, इसमें उदाहरण आ जाएंगे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ठीक है। ये आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एनेलिडा संघ के जो जीव होते हैं वो प्रोटोस्टोमिया में रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि इनमें कोरक रंध्र से किसकी उत्पत्ति हो रही है, मुख की। अगर मान लीजिए मुख की उत्पत्ति होती है कोरक रंध्र से, तो वो प्रोटोस्टोमिया जंतु कहलाएंगे। ड्यूट्रोस्टोमिया में इसका उल्टा हो जाएगा कि भ्रूण विकास के दौरान कोरक रंध्र से गुदा की उत्पत्ति होती है, और जब कोरक रंध्र से गुदा की उत्पत्ति होती है तो ऐसे जंतु ड्यूट्रोस्टोमेट कहलाते हैं। यानी कि वो समूह कौन सा हो जाएगा, ड्यूट्रोस्टोमिया, ठीक है। तो लिखेंगे भ्रूण विकास के दौरान कोरक रंध्र से गुदा की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है, कोरक रंध्र से गुदा की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे जंतुओं को ड्यूट्रोस्टोमेट कहा जाता है। ड्यूट्रोस्टोमेट कहते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है क्या पढ़ा अभी, भ्रूण विकास के दौरान मुख एवं गुदा की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। तो हमने इसमें क्या समझा कि बहुकोशिकीय जंतुओं में निषेचन होता है, फिर उसमें विदलन होता है जिससे ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला अवस्थाएं उत्पन्न होती है। और गैस्ट्रुला अवस्था में आद्यांत्र एक कोरक रंध्र के द्वारा खुलती है, और इस कोरक रंध्र से मुख अथवा गुदा की उत्पत्ति हो सकती है। और इसी आधार पर जंतु को दो समूहों में बांटा गया है, कौन कौन से, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूट्रोस्टोमिया। यदि भ्रूण विकास के दौरान कोरक रंध्र से मुख की उत्पत्ति होती है तो ऐसे जंतुओं को प्रोटोस्टोमेट कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। फिर सेकंड नंबर पे आता है ड्यूट्रोस्टोमिया। इसमें क्या कहा जाता है कि भ्रूण विकास के दौरान कोरक रंध्र से गुदा की उत्पत्ति होती है, तो ऐसे जंतुओं को ड्यूट्रोस्टोमेट कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। फिर इसके बाद में अंतिम जो वर्गीकरण का आधार है वो है पृष्ठ रज्जु। तो पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण। तो पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति के आधार पर जो है
जंतु को जो है दो समूह में बांटा जाता है और वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अपृष्ठवंशी और पृष्ठवंशी। तो क्या कहा जाता है कि पृष्ठरज्जु की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जीवों या जंतुओं को दो समूहों में बांटा गया है। अब कौन कौन से हैं? पहला जो समूह है वो कहलाता है अपृष्ठवंशी और जो दूसरा है वो क्या कहलाता है? पृष्ठवंशी। अब अपृष्ठवंशी का तात्पर्य क्या होता है? किसे कहा जाता है? अब ध्यान रखिएगा, अपृष्ठवंशी को जो है अरज्जु की भी कहा जाता है और इसके साथ साथ में इनको अकशेरुकी भी कहा जाता है और इसके साथ में इनको नॉन कॉर्डेट या नॉन कॉर्डेटा भी कहा जाता है। इसी तरीके से पृष्ठवंशी को जो है और किस नाम से जाना जाता है? इनको कहा जाता है रज्जुकी या इसके साथ में इनको कहा जाता है कशेरुकी और इनको कहा जाता है कॉर्डेटा। ठीक है। अब पृष्ठवंशी और अपृष्ठवंशी में केवल एक ही अंतर है कि अपृष्ठवंशी ऐसे जंतुओं को कहा जाता है जिनमें पृष्ठरज्जु यानी कि रीढ़ की हड्डी क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो ऐसे जंतु जिनमें पृष्ठरज्जु यानी कि रीढ़ की हड्डी क्या होती है? अनुपस्थित होती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अपृष्ठवंशी जंतु कहते हैं। और ठीक इसका विपरीत हो जाएगा क्या? पृष्ठवंशी यानी कि पृष्ठवंशी जो जंतु होते हैं उनमें पृष्ठरज्जु अर्थात रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो ऐसे जंतु जिनमें पृष्ठरज्जु अर्थात रीढ़ की हड्डी पाई जाती है तो उन्हें क्या कहेंगे? पृष्ठवंशी जंतु कहते हैं। तो पृष्ठरज्जु की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो है जंतुओं को दो समूह में बांटा गया है, एक जिनको कहा जाता है अपृष्ठवंशी और दूसरे जिनको कहा जाता है पृष्ठवंशी। अपृष्ठवंशी के अन्य नाम क्या है? जैसे अरज्जुकी, अकशेरुकी और नॉन कॉर्डेटा। और पृष्ठवंशी के अन्य नाम क्या है? रज्जुकी, कशेरुकी और कॉर्डेटा। अपृष्ठवंशी किसको कहा जाता है? जिनमें पृष्ठरज्जु रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? अपृष्ठवंशी। और पृष्ठवंशी किनको कहा जाता है? ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी कि पृष्ठरज्जु पाई जाती है तो वो क्या कहलाते हैं? पृष्ठवंशी कहलाते हैं। अब इनके उदाहरण क्या है? अपृष्ठवंशी और पृष्ठवंशी के उदाहरण क्या क्या आते हैं? अपृष्ठवंशी में जो उदाहरण आते हैं वो हो जाएंगे पॉरीफेरा से कहां तक? मोलस्का तक। और इसमें फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और क्या हो जाएंगे? मैमेलिया।
इसमें पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा लिखेंगे, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो अपृष्ठवंशी जीव हैं इनमें पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती है और पृष्ठवंशी जीवों में जो है पृष्ठरज्जु पाई जाती है। अपृष्ठवंशी जीवों में पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के बाद में आता है प्लेटिया हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज, और उसके बाद में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। तो पॉरीफेरा से लेकर के जितने भी इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी जंतु होते हैं वो सारे सारे क्या कहलाते हैं? अकशेरुकी कहलाते हैं। और पृष्ठवंशी में किन किन को रखा जाता है? फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया के जो जंतु होते हैं वो सारे सारे किस में आते हैं? पृष्ठवंशी में आते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है इस चैप्टर नंबर 4 प्राणी जगत में जो वर्गीकरण के जो आधार हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए।